नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न लेकर आए जो कि आप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आप हिंदी को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि हिंदी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो जी की कॉपी हो चेक नहीं की जाएगी। इसलिए आपको हिंदी में 100 में से देखिए 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन आप 100 में से कम 50 से 60% आसानी से ला सकते हैं अगर आप थोड़े से भी अगर हिंदी पढ़ते हैं तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इन 50 प्रश्नों में से आप कम से कम 35 से 40 प्रश्न सही करने का प्रयास करिएगा। इतना अगर प्रश्न आप करते हैं सही तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर जो है आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, यानी कि जो हम वर्तमान में प्रचलित रूप में हिंदी बोली जाती है, तो जो वर्तमान हिंदी है इसका प्रचलित रूप क्या है। इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, खड़ी बोली को जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप माना जाता है। सी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया कि हिंदी में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं में कुल मिलाकर 17 बोलियां हैं। तो जो बघेली की यदि हम बात करें तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी का भाग है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की बात करें तो देखिए, राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी हिंदी में बांगरू, हरियाणवी, कौरवी और खड़ी बोली, ये सभी जो है, और ब्रजभाषा सभी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। तो इतनी भाषाएं आपको याद हो गई होंगी। 4 ये हो गई उपभाषा, और 5वीं हमारी होती है पहाड़ी। पहाड़ी में क्या क्या होती है, कुमायूनी और गढ़वाली, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, 53 नंबर प्रश्न क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए, इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ते हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या जो है कुल कितनी होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, ई स्वर नहीं है। ये क्या है, यह एक जो है व्यंजन है और इसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारा अंग हो गया, इ हो गया, ड़ हो गया, म हो गया और न, इन सभी को अनुनासिक व्यंजन के अंदर जो है गिना जाता है। तो आप याद रखिएगा, अनुनासिक, जिनको बोलने में हम नाक से जो है स्वर निकलता है। 55 नंबर प्रश्न है, साखी के रचयिता कौन है। देखिए, साखी जो रचना है कबीरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, साखी, शबद, रमैनी, और इनके तीनों रचनाओं का जो संग्रह वो बीजक नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, कबीरदास। 56 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो देखिए, घनानंद नहीं है, शिवा सिंह नहीं है, विद्यापति नहीं है। भ्रमर गीत के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास की। और सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक का नाम कौन है, यानी कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक, और प्रसाद पंत निराला वर्मा जो है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। देखिए, गबन और गोदान तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, और गीतांजलि जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। तो बचता है हमारा चौथा ऑप्शन, तो जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाएगी मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखिए, यद्यपि का यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, यदि प्लस अपि, यद्यपि। तो देखिए, जहाँ पर भी य वाला उच्चारण आता है वहाँ पर हमारा आप याद रखिए यड़ संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, मैं स्वर संधि का पहचाना। देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, आपको नाम पता होगा कौन कौन से होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो कौन सा स्वर संधि का उदाहरण, देखिए पहला लिखा है संयोग। संयोग का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सम प्लस योग, और ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, यानी कि ये स्वर संधि नहीं है। मनोहर का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, मनः हर, मन को हरने वाला मनः हर, ये हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग आया है। नमस्कार का करेंगे तो क्या आएगा, नमःकार, नमः प्लस कार, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। चौथा ऑप्शन बचता है पवन। तो पवन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, पो प्लस अन, क्या होगा, पो प्लस अन। तो जहाँ पर ओ का अव हो जाता है वहाँ पर हमारा होता है अयादि संधि, और अयादि संधि एक स्वर संधि है। तो इस प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए ताकि आपके संधि से बनने वाले प्रश्न गलत ना हो। 61 नंबर प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मनः प्लस योग, क्या होगा मनः प्लस योग, और यहाँ पर भी विसर्ग संधि जो है हमारी हो जाएगी। अगला है 62वां, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा सतमति, क्या होगा सतमति, जैसे कि सच्चिदानंद का सतचित आनंद होता है उसी प्रकार से सन्मति का सतमति होगा। और सतमति में हमारा समास कौन सा हो जाएगा? तो जहाँ पर भी हलंत लगा हो वहाँ पर हमारा व्यंजन संधि होता है, ये आप याद रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न है, श्रावण का सही विच्छेद क्या होगा? तो देखिए जहाँ पर भी इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संधि विच्छेद ही बताना है। तो आएगा स्रव प्लस अन, क्या हो जाएगा? स्रव प्लस अन यानी कि श्रावण। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अयादि संधि, क्योंकि आव आया है, श्रावण आव, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अयादि संधि। तो देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हमने भी आपको बताया कि स्वर संधि में कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार का विच्छेद होगा अति प्लस आचार, यानी कि अति प्लस आचार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर अति आचार। 65वें प्रश्न का डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर यड़ संधि जो है हो जाएगी। 66 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? देखिए इसमें से देखना कि उपसर्ग इसमें नहीं लगा हुआ है। देखिए अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना में क्या है? देखिए उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, आप याद रखिए उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है। और यहाँ पर क्या है? ओढ़ना, लिखना, पढ़ना, तो यहाँ पर ना क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, तो उपसर्ग नहीं किसमें? ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 67 नंबर प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखिए प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो कनिष्ठ में क्या हो जाएगा? कन प्लस इष्ट, क्या हो जाएगा? कन प्लस इष्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। सी ए ऑप्शन जो है इसमें इष्ट यानी कि प्रत्यय लगा हुआ है। 68 नंबर प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, और निर्वाह में जो हमारा उपसर्ग होगा क्या होगा? निर प्लस वाह, क्या होगा? निर प्लस वाह। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय है 69 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्रिया। कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए उपसर्ग रहित की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए सुयोग में सु उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, सुरेश में सुर जो है उपसर्ग, विदेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी विदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? देखिए समास का नाम आते ही आपको समास का विग्रह करना आना चाहिए, तो गौशाला क्या हो जाएगा? गो का शाला, यानी गो की शाला कह सकते हैं, यानी गौ को रहने वाली जो शाला होती है उसे गौशाला कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। देखिए की लगाइए चाहे का लगाइए, संबंध में का की आता है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास जो है सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी का विच्छेद करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? चक्र है जिनके पाणी में, यानी कि जिनके हाथों में चक्र है उसे कहते हैं चक्रपाणी। तो किसके हाथों में चक्र होता है? भगवान कृष्ण कह सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के हाथों में चक्र रहता है। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो चक्रपाणी 72 नंबर प्रश्न का सी बहुब्रीहि समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम का यदि हम विच्छेद करेंगे तो आएगा क्या? नरो में उत्तम, क्या हो जाएगा? नरो में उत्तम। और में किस में आता है? अधिकरण में आता है, अधिकरण में पर ऊपर, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। नरो में उत्तम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? तो देखिए जिस भी शब्द का पहला पद संख्यावाचक होता है और पूरे शब्द से किसी समूह का बोध होता है वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। तो नवग्रह में नौ हमारे क्या है? एक संख्यावाचक शब्द है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देखिए अग्नि तत्सम शब्द है, प्रार्थना तत्सम है, खेत जो है तद्भव है, लेकिन जो लोटा है ये क्या है? लोटा हमारा देशज शब्द है जो कि देसी भाषा में बोली जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए भाववाचक हमारे यहाँ पर शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा। देखिए मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। सुख दुख ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा?
तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं, क्या होगा आंसुओं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है अगला हमारा, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो देखिए अव्यय के कितने भेद होते हैं, 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन चारों अव्यय के नाम आप याद रखिएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए सेना का पर्यायवाची होता है अनीक। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनिल मतलब होता है वायु या फिर पवन, तो अनिल मतलब हमारा हो जाएगा पवन। सी ऑप्शन अनिल का यहाँ पर सही पर्यायवाची हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची क्या है? देखिए चंचला जो है यह विद्युत का पर्यायवाची होता है, और अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अचल मतलब जो चले ना, और अचला मतलब जो न चले, वो क्या है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसुंधरा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, धरा हो जाएगा, धरातल हो जाएगा, धरणी हो जाएगा। ये सभी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक पर्यायवाची और है अवनी। अवनी भी किसका पर्यायवाची है? देखिए अवनी जो है पृथ्वी का ही पर्यायवाची। आपने सुना होगा अंबर का विलोम क्या होता है? अंबर का अवनी होता है, तो अवनी जो है हमारा पृथ्वी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए व्योम आकाश का पर्यायवाची है, नभ आकाश का पर्यायवाची है, और अनंत भी आकाश का पर्यायवाची, लेकिन अम्बक जो है ऑप्शन नंबर बी आकाश का पर्यायवाची नहीं है। 83 नंबर प्रश्न है, आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए अमृत फल। 83 नंबर का देखिए अमृत फल को आम कहते हैं, आम्र मतलब भी आम, रसाल मतलब भी आम, लेकिन पिक मतलब जो है आम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गमन का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए गमन मतलब होता है जाना, और आगमन मतलब होता है आना, तो गमन का विलोम क्या होगा? आना, आगमन। सी ऑप्शन सही है। मौन का विलोम क्या होगा? देखिए मौन मतलब शांत रहना, और मुखर मतलब बोलना, तो मौन का हो जाएगा मुखर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। देखिए परोक्ष को ही अप्रत्यक्ष कहते हैं, तो प्रत्यक्ष का या तो उत्तर अप्रत्यक्ष होगा या तो परोक्ष होगा, तो ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या है? देखिए कृतज्ञ वो होता है जो किसी का उपकार मानता है, और कृतघ्न वो होता है जो किसी का उपकार नहीं मानता है, तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। सी ऑप्शन सही है। 88 नंबर प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं? तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर कहते हैं, और जो नाशवान न हो उसे शाश्वत कहते हैं, यानी कि जो हमेशा चिरकाल तक जीवित रहता है उसे शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अमर वो होता है जो कभी मरे ना, अलौकिक मतलब जो दिखाई न दे। 89 नंबर प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, सधवा कहते हैं जिस स्त्री का पति जीवित होता है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? तो वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा? वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री, और वह पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है? देखिए विभावरी मतलब होता है रात्रि, रात्रि यानी कि रात, तो विभावरी जो है हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? शुद्ध संस्कृत का तत्सम शब्द है। विभावरी मतलब रात्रि होता है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अगला है 95 नंबर प्रश्न, बहनोई शब्द का तत्सम क्या है? देखिए बहनोई जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका सही तत्सम होगा भगिनीपति। भगिनी मतलब बहन होता है, और भगिनीपति मतलब बहनोई होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, ठनठन गोपाल का क्या अर्थ होता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। ठनठन गोपाल का मतलब होता है कंगाल हो जाना, यानी कि ठनठन गोपाल मतलब कंगाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, घर बसाना का क्या अर्थ होता है? तो घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई, तो देखिए यहाँ पर जो चरण कमल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमल रूपी चरण। क्या हो जाएगा? कमल रूपी चरण, और जहाँ पर रूपी आ जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल बंदौ हरिराई, तो कमल रूपी चरण की यहाँ पर बात हो रही है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर रूपक अलंकार सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, चौथाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए हमने अभी जब छंद देखा था तो हमने पढ़ा था कि चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। क्या हो जाएगा? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है,
वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के अलावा करुण रस की बात करें, देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, यानी कि प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। ये कुछ जो स्थायी भाव है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। देखिए इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न डिस्कस किए, आपने कितने सही किए जरूर बताइएगा, क्योंकि हिंदी में आपको जो है कम से कम 100 में से आप 30 लाना अनिवार्य, लेकिन कम से कम आपको 40 से 50 से ऊपर का जो है टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। कम से कम आप 50 से 60 प्रश्न सही करने के आएंगे तो जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे ये मेरिट में जुड़ेगा नहीं, लेकिन आपको जो है हिंदी में अच्छा स्कोर करना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।